नमस्कार बैंकर्स। मैं आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में अपने पिछले टॉपिक को कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो कि हमारा था हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग। तो हमने बैंकिंग की हिस्ट्री के बारे में पढ़ना शुरू किया था जिसका हमने फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है। ये उस वीडियो का सेकेंड पार्ट है। तो आज तो हमने जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने 1935 से पहले जो भी हमारी बैंकिंग की हिस्ट्री रही थी हमने उसके बारे में पढ़ा था। तो आज हम इस वीडियो में 1935 के बाद जो भी बैंकिंग की हिस्ट्री है हम उसके बारे में देखने वाले हैं कि बैंकिंग का इवोल्यूशन क्या था। तो उस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम पहले बैंक के जो जर्नल फीचर्स होते हैं, जर्नल फंक्शंस होते हैं, हम पहले एक बार उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कि बैंक जो है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है हमारी सेविंग्स पे। जो हमारी सेविंग्स होती है उस पे कस्टमर को जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। वैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम DICGC का होता है। एक DICGC नाम की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हमारी सेविंग्स के ऊपर इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और एट प्रेजेंट ये इंश्योरेंस वैल्यू अप टू 5 लाख रुपीस का है। तो इसके बारे में आप देख लेना, और नहीं तो हम आगे आने वाले टॉपिक में देखेंगे। साथ ही साथ बैंक का एक मेन फंक्शन ये होता है कि वो सप्लाई करता है हमारे को क्रेडिट सप्लाई करने का काम बैंक्स का होता है। थर्ड है कि वो पब्लिक कॉन्फिडेंस को एंकरेज करता है और साथ ही साथ फाइनेंशियल सिस्टम की वर्किंग को देखता है ताकि हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो सके सेविंग्स का, और स्पीडली और एफिशिएंसी जो है सेविंग्स हमारे यहाँ पर बढ़ सके। फोर्थ पॉइंट आता है कि ये हमारे लिए इक्वल नॉर्म्स एंड कंडीशंस को तय करता है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहने वाला है एक बैंक का, क्या इसका लेंडिंग पीरियड होगा। सभी कस्टमर्स के लिए ये सारी चीजें यूनिफॉर्म होती हैं। नहीं तो बैंक्स में आज बैंक में कस्टमर्स की कैटेगरी भी होती है। प्रायोरिटी कस्टमर हो गए, नॉर्मल कस्टमर हो गए, प्राइम कस्टमर्स हो गए। उन सभी के जो ग्रुप्स होते हैं उनके लिए जो नॉर्म्स होते हैं वो सारे इक्वलाइज्ड फॉर्म में मेंटेन रहे वो बैंक करता है। और साथ ही साथ अवॉइड करता है फाइनेंशियल पावर्स को कि वो फ्यू इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन, कुछ लोगों के हाथ में हमारे यहाँ की बैंकिंग पावर्स ना रहें, उसको स्प्रेड आउट करने का काम भी हमारा बैंक करता है। इसलिए हमारे यहाँ पे वेरियस कैटेगरीज के बैंक्स हैं जिसमें हर तरह की लेंडिंग या हर तरह की बोरविंग या हर तरह के डिपॉजिट अलग अलग तरह के होते हैं। इवन तो हमारे यहाँ पर NBFCs भी हैं। हाँ, NBFC क्या होता है? NBFC होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFI भी कहा जाता है उसे। तो हाँ, हमारे यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी क्रिएटेड हैं। तो ये सारे फंक्शंस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो मेन जो हमारा टॉपिक है वो है 1991 तक के जो भी हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स रहे थे, हमें उन सभी रिफॉर्म्स के बारे में देखना है। तो 1935 से पहले में हमने ये देखा था कि RBI का एस्टैब्लिशमेंट वगैरह हो चुका था, और उसके बाद अब बात आती है जो हमारा मेन ईयर है वो है 1955 का। 1955 के साथ हमें पता है हमारे दो ईयर और भी इंपॉर्टेंट थे जो कि हमारा था 1969 का और हमारा 1980 का। हमें पता है इन दो ईयर में हमारा नेशनलाइजेशन हुआ था, पर इन दोनों नेशनलाइजेशन के प्रायर भी हमारा एक नेशनलाइजेशन हुआ था जो कि था हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। हमारा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1955 में नेशनलाइज हो गया था। वैसे ये फॉर्म का हुआ था, ये फॉर्म हुआ था 1921 में। ये अमलगमेट हुआ था 1920 में, जो कि 3 बैंक्स थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे। ये तीनों अमलगमेट होकर 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बने थे, और 1955 में इसका जो है हमारा नेशनलाइजेशन हुआ और ये फॉर्म हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। तो जो हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे हम SBI भी कहते हैं, ये हमारा प्रिंसिपल एजेंट बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और साथ ही साथ जितने भी हमारे बैंकिंग ट्रांजैक्शन होती हैं हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, ये दोनों भी SBI ही हैंडल करता है। तो ये गवर्नमेंट का भी बैंक है और साथ ही साथ RBI का एक प्रिंसिपल एजेंट भी है। ये 1991 से रिफॉर्म का फर्स्ट एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा। फिर बात आता है सेकंड चीज हमारा इंपॉर्टेंट है ईयर 1959। जो 1955 में हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुआ था, उसके अंदर 7 बैंक जो प्रिंसेसली स्टेट्स के द्वारा ओन किए जाते थे वो नेशनलाइज हुए और वो SBI की सब्सिडरीज बन गई। सब्सिडरीज का मतलब होता है कि मेजॉरिटी जो हमारी शेयर होल्डिंग है वो मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो थी हमारी SBI के पास थी इन सभी बैंक्स की। तो 7 बैंक्स जो थे हमारे सब्सिडरीज बन गए SBI के 1959 के अंदर। फिर 1969 के बारे में तो हम सबको पता है कि हाँ 14 कॉमर्शियल बैंक्स जो थे उनको नेशनलाइज कर दिया गया। ये वो 14 बैंक्स थे जिनके रिजर्व्स 50 करोड़ से ज्यादा के थे। उन सभी बैंक्स को जो था हमारा नेशनलाइज किया गया
1969 में। ये 14 बैंक्स थे, इन 14 बैंक्स की लिस्ट अभी आगे दे रखी है। तो अगर बात करते हैं कि थर्ड जो हमारा मेन इंपॉर्टेंट रहा था वो क्या था, इसी बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म का जो पीरियड था वो जो हमारा चल रहा था 1991 से पहले तक का, उसमें 6 बैंक्स को और नेशनलाइज किया गया ईयर 1980 के अंदर। और जो ये नेशनलाइजेशन हुआ था ये उन सभी बैंक्स का हुआ था जिनके रिजर्व्स जो है हमारे 200 करोड़ से ज्यादा के हैं। जिनके 200 करोड़ से ज्यादा के रिजर्व्स थे, यहां पर वो सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। अब बात आती है 1980 के टाइम तक जो था हमारे ऑलमोस्ट 80% ऑफ बैंकिंग सेक्टर जो था वो हमारी गवर्नमेंट ओनरशिप के हाथ में था। सिर्फ 20% जो है प्राइवेट या स्मॉल बैंक्स हुआ करते थे, बाकी सारे बैंक्स जो थे गवर्नमेंट के हाथ में थे। ठीक है, तो अब हमारा मेन टॉपिक हम फोकस करेंगे 1991 के बाद क्या रिफॉर्म्स रहे। 1991 हमारा ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो ईयर है जब हमारे यहाँ पर एलपीजी पॉलिसी आई। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की जो हमारी यहाँ पर पॉलिसी थी वो हमारी इस ईयर में आई। और इस पॉलिसी का आने का मतलब था कि हमारी इकोनॉमी जो है ओपन अप हो चुकी है। अब हम फॉरेन इन्वेस्टर्स को अपने यहाँ पर आने वाले हैं, हमारे यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स आएंगे। हमने अपनी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया है कि हमारे यहाँ पर जो था एफडीआईज, एफआईआईज जो है वो हमारे यहाँ पर सारी इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। तो रिफॉर्म्स का जो ये हमारा प्रोसेस चल रहा था, इसके अंदर क्या हुआ, बैंकिंग सेक्टर के अंदर काफी सारे प्रोडक्ट्स और नई फैसिलिटीज जो कि हमारे इंटरनेशनल बैंक्स के पास थी या हमारे फॉरेन बैंक्स के पास थी, वो सारी भी हमारे इंडियन बैंक्स के पास आने लगी। तो 1991 के अंदर जो था एम नरसिम्हम कमेटी थी एक, जो कि चेयरमैनशिप ऑफ एम नरसिम्हम में ही, मतलब एम नरसिम्हम की चेयरमैनशिप के अंदर जो है उन्हीं के नाम पे एक एम नरसिम्हम कमेटी फॉर्म की गई, जिसका काम क्या था, विच वर्कड फॉर लिबरलाइजेशन ऑफ बैंकिंग प्रैक्टिसेस। वो हमारी बैंकिंग प्रैक्टिसेस को वाइड वैरायटी या वाइड रेंज में ले जाने के लिए वो सोचने वाले थे। तो क्या हुआ, इसी के साथ जो था इंडिया ने विटनेस किया कि हमारे यहाँ पर काफी सारे फॉरेन बैंक्स आए और साथ ही साथ एटीएम सर्विसेज भी हमारे इंडिया के अंदर जो थी आनी शुरू हो गई। काफी सारे एफर्ट्स किए गए कि हाँ हम अपने बैंकिंग में जो है सेटिस्फैक्टरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकें अपने कस्टमर्स को। साथ ही साथ यही एक ऐसा पीरियड था जब हमारे यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ किन किन चीजों का, मॉडर्न बैंकिंग फॉर्म जो हम कहते हैं उस चीज का इंट्रोडक्शन भी इसी 1991 के बाद के फेज में हुआ था, जब हमारे यहाँ पर फोन बैंकिंग और नेट बैंकिंग जो थी आने लगी। और साथ ही साथ जो था एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो था हमारे यहाँ पर वो और भी ज्यादा कन्वीनियंट वे में यहाँ पर होने लगा। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक था कि हमारे यहाँ पर क्या क्या फेजेस रहे थे हमारे बैंकिंग की हिस्ट्री के। तो जो हमने बैंकिंग हिस्ट्री में नेशनलाइजेशन के बारे में पढ़ा था उसमें था हमारा फर्स्ट नेशनलाइजेशन। जो हमारा फर्स्ट नेशनलाइजेशन हुआ था वो क्या था, सबसे पहली बात थी वो 1969 के ईयर में हुआ था। ठीक है, फर्स्ट नेशनलाइजेशन उसकी याद कर लो। अब बात आती है जितने भी बैंक्स एस्टैब्लिश थे वो सोशल वेलफेयर के बारे में या प्रायोरिटी सेक्टर के बारे में नहीं देख रहे थे। तो जो हमारी इंदिरा गांधी, जो हमारी पास्ट प्राइम मिनिस्टर या देन प्राइम मिनिस्टर जो थी लेट इंदिरा गांधी, उन्होंने जो था हमारे यहाँ पर नेशनलाइजेशन का स्टेप उठाया। ये क्यों था, ताकि हमारे यहाँ पे सोशल वेलफेयर हो सके। और नेशनलाइजेशन हुआ इसी कारण हमारे यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स का। तो ये स्टेप क्यों उठाया गया, ताकि हम कंट्रोल कर सकें प्राइवेट मोनोपोलीज को, साथ ही साथ हमने अपने बैंकिंग को एक्सपैंड कर सकें। और जितने भी रीजनल इम्बैलेंस हैं, मतलब सारे बैंक जो थे वो अर्बन सेक्टर में या अर्बन एरियाज में खोलने चाहते थे पर रूरल एरियाज को निगलेक्ट किया जा रहा था, उस रूरल एरिया को निगलेक्ट ना किया जाए इसलिए जो है सोशल वेलफेयर के लिए हमने बैंकिंग का नेशनलाइजेशन किया। और साथ ही साथ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी हो सके, मतलब हम प्रायोरिटी सेक्टर जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है या हमारी जो प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर जो है हम लोन प्रोवाइड कर सके। और साथ ही साथ लोगों में हमें बैंकिंग के हैबिट्स डेवलप करनी थी। उस टाइम पर ज्यादा लोगों के अकाउंट्स नहीं हुआ करते थे या बैंकिंग जो है सिर्फ रिच पीपल के लिए माना जाता था, पर ऐसा नहीं था, इसलिए हमने जो है नेशनलाइजेशन को अपने यहाँ पर लाया। तो 19 जुलाई 1969 में जो है मिसेस इंदिरा गांधी ने जो है हमारे 14 लार्ज कमर्शियल बैंक्स जिनके रिजर्व 50 करोड़ से ज्यादा के थे, उन सभी बैंक्स को जो था नेशनलाइज कर दिया। और वो 14 बैंक्स कौन कौन से थे वो ये लिस्ट है उन 14 बैंक्स की। सबसे पहले आता है हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेकंड है बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक,
यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये वो 14 बैंक्स हैं जो हमारे नेशनलाइज किए गए थे ईयर 1969 में। आपको इन बैंक्स के नाम जो है याद करने हैं। एक बार इन सभी बैंक्स के नाम फिर से देख लेते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, यूको बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो आगे बात करते हैं, जो हमारा सेकंड नेशनलाइजेशन हुआ था वो हमारा 1980 के टाइम पे हुआ था। 1980 के टाइम पे हमारा सेकंड नेशनलाइजेशन हुआ, जो कि हमारा 15 अप्रैल 1980 में हुआ था। ये वो सभी बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था जिनके रिजर्व 200 करोड़ से ज्यादा के हैं। और इस नेशनलाइजेशन के अंदर जो थे हमारे 6 बैंक्स आए थे। और बाद में बात करते हैं जो 1993 का टाइम था। 1993 में जो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया को जो है मर्ज कर दिया गया था हमारा पंजाब नेशनल बैंक में। पंजाब नेशनल बैंक में जो था न्यू बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया। और इसके साथ साथ काफी सारे और भी मर्जर्स रहे थे, पर हम सेकंड नेशनलाइजेशन के फेज की बात कर रहे हैं, तो उस फेज में सिर्फ इसी बैंक को मर्ज किया गया था। और बाद में जो था काफी और सभी बैंकों के भी मर्जर हुए हैं, जो कि हम आगे आने वाले टॉपिक्स में जो है आगे डिस्कस करेंगे। तो जो 1980 15 अप्रैल 1980 को जो 6 बैंक नेशनलाइज हुए थे उनके नाम थे आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध बैंक और विजया बैंक। तो अगर हम समरी की बात करते हैं तो इसमें हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, जो कि हमारा बैंकिंग का इंट्रोडक्शन था। हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग हो गया, हमारा बैंकिंग बिफोर 1935 का टाइम था, जिसमें हमने बाद में अपने जनरल फंक्शन ऑफ बैंक के बारे में पढ़ा है। फिर हमने बैंकिंग के रिफॉर्म्स पढ़े हैं जो कि टिल 1991 तक के रहे थे। फिर हमारा नेशनलाइजेशन बैंक में हमने पहले 1969 में जो हमारा बैंक का नेशनलाइजेशन रहा था हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर हमारा जो सेकंड नेशनलाइजेशन था जो कि हमारा 1980 के अंदर हुआ था, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा। तो ये हमारा बेसिकली था हमारा हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग इन इंडिया के बारे में।